सलाम हिंदुस्तान की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। अन्नदाता यानी कि किसान एक बार फिर सड़कों पर है। अपने मुतालबात को लेकर वो फिर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। किसान इससे पहले भी सरकार को जगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन सरकार शायद फिर सो जाती है और इसीलिए खेती बाड़ी छोड़कर ये किसान फिर चल देते हैं दिल्ली की तरफ। किसानों की ये तहरीक इस बात का जरूर एहसास दिलाती है कि शायद सरकार ने इन्हें नजरअंदाज तो किया है ही, किसानों के लिए किए गए जो वादे हैं वो सिर्फ कागजों पर ही हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए पहले। सिंह जी ने कहा, आज हिंदुस्तान के सामने दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा हिंदुस्तान के किसान के भविष्य का मुद्दा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार का मुद्दा। ये दो मुद्दे हिंदुस्तान के सामने हैं और लड़ाई है तो युवाओं और किसानों के भविष्य की लड़ाई है। पिछले 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है और 12.5 लाख करोड़ रुपए जिसे नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं, उनका आने वाले समय में वो कर्जा माफ करना चाहते हैं। हम यहां सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया जा सकता है तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। किसानों को लेकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक बार फिर पूरे मुल्क के किसान दिल्ली की सड़कों पर जमा हुए हैं। जुमेरात से रामलीला मैदान में डेरा डाले किसानों ने संसद भवन का घेराव किया। किसान इस बार सिर्फ 2 मुतालबात को लेकर ये तहरीक कर रहे हैं। उनकी पहली मांग है कि उन्हें कर्ज से पूरी तरह से आजादी दी जाए और दूसरी, फसलों की लागत का 1.5 गुना मुआवजा उन्हें दिया जाए। रामलीला मैदान में किसान अयोध्या नहीं कर्ज माफी जैसे नारे भी लगाते दिखे। तो पहली मांग हमारी यही है कि हमारा जो आयोग जो गठित हुआ था डॉक्टर स्वामीनाथन, वह पूर्ण रूप लागू होना चाहिए। लेकिन सरकार, जो मोदी सरकार ने जब चुनाव हुआ था तब वायदा किया था, लेकिन आज तक कुछ नहीं। अब फिर दोबारा चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के टाइम पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें की जाती हैं, उसके बाद में फिर नहीं, तो इसलिए फिर दोबारा चेताने आए हैं। All over India, 29 state peoples came here and all we joined together because in 1970 per ton sugar cane is 90 rupees. Then the teacher salary is also 90. Now these teacher fight, they are fight there by year by year and they have got 70,000 rupees per month salary, from 90 to 70,000 rupees. But our sugarcane price is 90 to 2,550. Yes, today we expecting the government will announce a right of loan to the farmers. देखिए, हमारी सरकार से कोई नई मांग नहीं है। पूरे भारत के किसान, तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, पूरे भारत के सभी सूबों से किसान यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। कोई नई मांग लेकर नहीं आए हैं। जो मोदी जी ने हमको देने के लिए कहा था, अपने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि आपने 4.5 साल हो चुके हैं, मोर देन 4.5 साल हो चुके हैं, आपने एक भी वादा किसानों का पूरा नहीं किया। आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा कर दो, वरना 2019 के बाद, चुनाव के बाद आप वादा करने लायक ही नहीं बचोगे। किसानों का लागत खर्च का 1.5 गुना मूल्य दूंगा। उन्होंने कहा कि किसानों का लागत खर्च का 1.5 गुना मूल्य दूंगा और किसानों का कर्ज माफ करूंगा, किसानों को सिंचाई का साधन दूंगा। लेकिन 4 साल में अभी तक किसानों का
कर्ज तो मिलने की बात अलग है, हजारों हजार किसान ने आत्महत्या कर लिया। किसानों के संसद मार्च को देखते हुए पार्लियामेंट के आसपास के इलाकों में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार फसलों की सही कीमत नहीं दे सकती तो पीएम मोदी इस्तीफा दे दें। किसानों के प्रति आज देश के लाखों किसान रामलीला ग्राउंड दिल्ली से देश की संसद तक न्याय की गुहार लगाने, फसल की कीमत मांगने, अपना अधिकार और हक मांगने, प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटाने शायद सैकड़ों बार में एक बार फिर आए हैं। अगर आप किसान को फसल की कीमत नहीं दे सकते तो सरकार है ही क्यों? और अगर सरकार ये नहीं कर सकती और हुक्मरान ये नहीं कर सकते तो मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अब आपको सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं रहा। वहीं बीजेपी खुद को किसानों के साथ बता रही है। उनका कहना है कि किसानों से जुड़ी सैकड़ों परेशानियां दूर हुई हैं और आगे भी बीजेपी की 70% स्कीमें किसानों से जुड़ी हुई हैं। ये विद्वानों के नहीं होते जो इस देश को, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा समाज, पूरा हिंदुस्तान नेता जवाहर जी का ये बसाया हुआ और उसको जाने लग रहे, ये जवानों को नहीं दे रहे, किसको देंगे? ऐसा नहीं है कि किसान पहली बार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज सुनाने के लिए मजबूर हुए हैं। इससे पहले भी किसानों ने कई बार एहतजाज किया, लेकिन बावजूद इसके उनकी परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही हैं। माहौल असेंबली इंतखाबात का है और आम इंतखाबात भी करीब ही हैं। ऐसे में किसानों को लगता है कि शायद अब तो सरकार उनकी आवाज सुन ले। लेकिन इतने मुजाहिरों के बावजूद भी जब किसान परेशान नजर आते हैं तो समझा जा सकता है कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और स्कीम सिर्फ कागजों पर ही चलाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से इन मुजाहिरों में सियासतदान शिरकत करते हैं उससे इनमें सियासी साजिश की बू भी आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो अन्नदाता जो है वो नाराज है, दिल्ली तक वो आ पहुंचा है और ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर यहां पर आ रहा है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सरकार सुध लेने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन किसान ये पूछ रहे हैं जो दावे आप रैलियों में करते हैं, वो कागजों पर जो आप वादे करते हैं वो असल में प्रैक्टिकली नजर क्यों नहीं आते? क्योंकि अगर जो दावे तमाम किए जा रहे हैं वाकई में वो हकीकत में उनको अमली जामा पहनाया जाए तो किसान फिर इतनी दूर दूर से चलकर उड़ीसा से, तमिलनाडु से, कहां से किसान आ रहे वो यहां पर क्यों आएंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर नदीम अहमद, इसके साथ ही डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जो कि सदर हैं किसान शक्ति संघ के। मेरे नुमाइंदे भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राकेश कुमार हैं, और इसके साथ ही राजीव जेटली साहब, स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश के पास मैं चलती हूँ ताजा अपडेट के लिए। राकेश, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बुशरा, देखिए यहाँ पे जो जंतर मंतर है, यानी कि जो संसद मार्ग है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में है, तकरीबन 10-15 हज़ार की संख्या में किसान पहुँचे हैं। लेकिन सवाल, जैसा कि आपने कहा, सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी? क्या जो उसके घटक दल हैं वो उस समय उनकी सरकार में नहीं थे? तमाम आरोप बीजेपी पे भी लगाए जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों की हालात, जो किसानों की उपज है उसका सही दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वही सवाल मैं दोबारा उठा रहा हूं कि क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी, उसके घटक दल नहीं थे? क्या उनको ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी? कर्ज माफ नहीं करना चाहिए था? जो उनका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्या उसकी गारंटी नहीं दी जानी चाहिए थी? ये तमाम चीजें जो है बहुत पहले से चली आ रही हैं। हमारे साथ दूसरा कुछ किसान भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हम चाहते हैं कि देश में किसानों की, मजदूरों की, सिपाहियों की और सैनिकों की सरकार बने। हम इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। आप किस सरकार से उम्मीद रखते हैं? हम किसी सरकार से उम्मीद नहीं रखते। ये सरकार, ये सारे लुटेरे हैं, ये इस देश को बारी बारी से लूटते रहे। पहले कांग्रेस लूटती रही, उसके पहले शरद पवार जी और घटक दल भी रहे हैं। ये सभी लुटेरे सिद्ध हुए 70 साल से। इन्होंने किसानों की कोई नीति नहीं बनाई आज तक। 70 साल में किसानों के लिए कोई नीति नहीं बनी। 2015 में, 2016 में 12-12 हजार किसानों ने आत्महत्या की इस देश में।
और आज भी लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की इन सरकार ने कोई आज तक परवाह नहीं की, किसी मजदूर की कोई परवाह नहीं की, किसी सैनिक की कोई परवाह नहीं की, किसी सिपाही की कोई परवाह नहीं की। तेज प्रताप यादव ने अगर बीएसएफ के खाने की शिकायत कर दी तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। जी, 2 सैनिक राकेश, तकनीकी खराबी अभी आ रही है, आपको मुझे रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ये बात हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं अपनी बातचीत का सिलसिला अपने पैनलिस्ट के साथ शुरू करना चाहूंगी। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है, ये पहली बार नहीं है कि किसान यहां तक पहुंचे हैं, तीसरी बार है ये, लेकिन मेरा सवाल ये है कि तीसरी बार यहां तक पहुंच गए हैं किसान, बार बार वो अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं, फिर बार बार बोल रहे हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या उस आवाज में इतनी ताकत नहीं है कि हुकूमत सुन नहीं पा रही, या हुकूमत ने सोच लिया है कि उसे सुनना ही नहीं है? देखिए, किसान की आवाज में तो ताकत बहुत है और शायद उसका पता इन्हें 2019 में चल भी जाएगा। मैं इसके मूल में आपको बता दूं कि किसान बार बार यहां क्यों आ रहा है। जी, देखिए, आजादी के वक्त खेती पर जो निर्भरता थी हमारी, लगभग 2/3 आबादी जो है निर्भर थी और खेती में हमारी हिस्सेदारी जीडीपी में 50% थी। लेकिन आज की तारीख में वो गिर करके आबादी तो उतनी ही लगभग जो है खेती पर निर्भर है, लेकिन 15% के आसपास की जीडीपी में हिस्सेदारी बची है खेती की। जी, अब हमारी मांग, जबकि हमने 5 गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया है, 5 करोड़ टन होता था जो, वो आज 28 करोड़ टन को पार कर गया है खाद्यान्न का उत्पादन। जी, तो क्या कारण है कि हमारी कीमतें आप जो है समय समय पर उतनी नहीं बढ़ाते हैं जितनी बढ़नी चाहिए। बनस्पत हमारी लागत है और अन्य चीज जो हम खरीदते हैं उसकी कीमत लगातार बढ़ती रही है। अब हमें आशा, जब ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बनी थी, बड़ी आशा हुई थी जब इन्होंने ये सिफारिश की थी कि C2 संपूर्ण लागत, जो कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार C2 लागत उसका टेक्निकल नाम है, उसका 1.5 गुना दिया जाएगा। उसके अनुसार जो है स्वामीनाथन आयोग ने सबसे बड़ी सिफारिश की थी। तो उसका इन्होंने जो है वायदा, पहले तो 7-8 साल जो है कांग्रेस की सरकार का भी मैं कहूंगा कि उन्होंने उसको लागू नहीं किया, लेकिन इन्होंने कम से कम कहा नहीं था कि हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये सरकार बनी 2014 में, मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखित में वायदा किया था कि हम स्वामीनाथन आयोग के अनुसार C2 का जो है 1.5 गुना देंगे। वो इन्होंने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से पिछले लगातार कहा तो जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम पूरा कर रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 2022 तक जो इनकम है उसको दुगना कर दिया जाएगा। तो क्या आप लोगों को यकीन नहीं है? नहीं, यकीन कैसे हो जब हमारे सामने आंकड़े हैं। जो C2 लागत, जैसे मैं धान की बता दूं, C2 लागत का 1.5 गुना करें अभी भी तो 2340 रुपए का रेट बनता है प्रति कुंटल, और इन्होंने 1750 रुपए दिया, लगभग 600 रुपए का अंतर है। अन्य फसलों में भी इतना ही अंतर है। तो इसकी वजह से, सही कीमत ना मिलने की वजह से सारे देश का किसान आज कर्ज में डूब गया है। तो वो ये चाहता है एक तो कलम तोड़, यानी एब्सोल्यूट एक तरफ से सारा कर्जा माफ हो, और आगे के लिए हमें कर्ज माफ नहीं चाहिए, हम बार बार, लेकिन हमें एक लाभकारी मूल्य दिया जाए तो हम अपना शांति से अपना काम करते रहेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कर्ज माफ बार बार कहा जा रहा है। अगर एक बार कर्ज माफ कर दिया जाता है, या जिस तरह से लगातार ये कहा जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि हमने कर्ज माफ कर दिया, अब बीजेपी कह रही है हमने कर्ज माफ कर दिया। हालांकि हमने वो देखा भी था कि चेक 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के भी लोगों को दिए गए थे, किसानों को, खासतौर पर यूपी की बात की जाए। ऐसे में क्या ये नहीं लग रहा कि कर्ज माफी अगर बार बार की जाएगी तो ऐसे में एक लालच सा पैदा हो जाएगा? ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है, जब तक मेरा जो खर्चा है उससे ज्यादा मेरी आमदनी नहीं होगी तो मैं बार बार कर्ज में आऊंगा। इसीलिए कहा है कि मेरा जो खर्चा लागत आ रही है उसका 1.5 गुना आप दे दो 50% ऊपर, तो मैं कर्ज में नहीं फंसूंगा और कर्ज माफ कर दो। कर्ज के बारे में बता दूं, धन्ना सेठों का 15 साल का रिकॉर्ड बता देता हूं। इनका रिकॉर्ड ये रहा कि 2,10,000 करोड़ का धन्ना सेठों का राइट ऑफ किया गया 10 साल के अंदर यूपीए सरकार के दौरान, और इन्होंने 4 साल के अंदर ही 3,60,000 का कर दिया। ये आरबीआई का आंकड़ा है मेरे पास, तो लगभग दोनों मिला दें तो करीब 5.25 लाख करोड़ बनता है। और सारे देश के किसान का कर्जा यदि मिला लूं तो वो 11 लाख करोड़ बनता है। और लघु सीमांत का है 5-6 लाख करोड़ का। लघु सीमांत का ही आप कर दीजिए 5-6 लाख, क्योंकि 90% किसान तो लघु सीमांत किसान है, तो हमारा बड़ा भला हो जाएगा। लेकिन इसमें हेरा फेरी ना कीजिए। जी, जाहिर सी बात है, आंकड़ों की भी बाजीगरी ना हो इसमें और हेरा फेरी भी ना की जाए। मुझे डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मुझे ये बताइए कि जब आपकी हुकूमत थी, यूपीए की हुकूमत थी, 10 साल रही, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट उस वक्त आई थी, तब उसको लागू नहीं किया गया, और अब लगातार ये कहा जा रहा है, अलग अलग मंचों से कहा जा रहा है कि कर्ज माफी की जाएगी, किसानों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, एमएसपी जो है 1.5 गुना की जाएगी, तमाम चीजें कही जा रही हैं। तो अब क्योंकि इलेक्शन है, क्योंकि हुकूमत किसी और की है, इसलिए कहा जा रहा है तमाम बातों को? नहीं बुसरा जी, आपने देखा होगा कि किसानों के बारे में जो भी हमने वादा किया, चाहे पहले यूपीए सरकार की हो बात
सोनिया जी के नेतृत्व में और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरह से 72,000 करोड़ रुपए हमने कहा तो उसको माफ किया। उसी तरह कर्नाटका की बात करें, साझा सरकार होते हुए भी हमने वहां किसानों का 42,000 करोड़ रुपया माफ किया। और पंजाब में हमने ये वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का माफ करेंगे 2 लाख से कम का जो भी किसान का होगा, लगभग 10-साढ़े 10,000 करोड़ रुपया हमने वहां भी माफ किया। अभी तक पिछले 5-7 वर्षों में जहां हमारी 2 राज्य में सरकार थी और जो वादे थे, और यूपीए की सरकार थी जो वादे थे, मिलकर के 1,24,000 करोड़ रुपए हमने माफ किया। कर्नाटक में तो किसान फिर नाराज हैं आपसे। देखिए, कर्नाटक में तो फिर आपकी किसानों नाराज हैं। किसानों की यदि स्थानीय स्तर पर कोई समस्या होगी तो उस समस्या से जरूर हम प्रयास करेंगे रूबरू हों और उसकी समस्याओं का समाधान किया जाए। किसानों की समस्या देश की समस्या से जुड़ा हुआ है और मैं मानता हूं जिस तरह से, लेकिन वादे की बात है, लेकिन बस 10 सेकंड हमें दीजिए, वादों की बात है। हमने ये वादा जिस तरह से पिछली सरकार 2014 में आई थी, जब ये वर्तमान सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जितने जुमले पढ़े गए किसानों को लेकर के और किसानों का भरोसा जीतने के लिए और सिर्फ सियासत का फसल काटने के लिए, हमने वो वादा कभी नहीं किया। हम आज भी चाहते हैं और आज भी कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज इसलिए माफ होना चाहिए कि सीटू पर जो लागत थी और जो नहीं मिला किसानों को, यदि मिल जाता तो आज इस तरह से ऋण में नहीं होते। हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, पंजाब के किसान भी सड़कों पर है, कर्नाटक के किसान भी लेवल पर भी जो कांग्रेस को करना चाहिए था। माना कि सेंटर में हुकूमत है तो आप बताइए जो यहाँ पर जो लोग इसका कारण आप सुन लीजिए, इसका कारण सुनिए। ये दोनों राज्य के जो किसान हैं या अन्य विपक्षी पार्टी का जो जहां भी सरकारें हैं वहां से भी यदि किसान आए हैं तो उन किसानों को आने का अर्थ आप ये मत समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए हैं। आज दिल्ली में, देश की राजधानी में, पूरे देश के 207 किसान संगठनों के नेतृत्व में आ रहे हैं। तो किसानों के व्यापक आंदोलन देश के सरकार मोदी जी के जुमलों के विरुद्ध, जो जुमले उन्होंने पढ़े थे उसके विरुद्ध, उनकी आवाज के विरुद्ध है। उनका जो आज देखिए इतना जुमला पढ़ा था, इतना निर्दयता है, इतनी निरंकुशता है, इतना उनका डिक्टेटरशिप है, इस पे एक आवाज नहीं आई। और किसान आज पूरे देश में त्राहिमाम कर रहे हैं। ये पहला आंदोलन नहीं है। आपने देखा होगा तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में गोलियां चलाई गई किसानों के सीने पे। आपने दिल्ली के बॉर्डर पर अभी 2 महीने पहले देखा किस तरह से पश्चिमी यूपी के किसानों के साथ लाठियां भाजी गई। और देश का प्रधानमंत्री और देश के जो भाजपा के नेता है सिर्फ और सिर्फ जुमलों की बात कर रहे हैं। सिर्फ 2022 तक कह रहे हैं कि हम जुमले, एक नया पढ़ा है इन्होंने, 2022 तक आप कैसे डबल इनकम कर देंगे किसान का। यदि आज 4 साल में 1.9% की आय वृद्धि हुई है, 14% प्रति वर्ष वृद्धि हो तब जाकर के हम डबल इनकम करेंगे, नहीं तो 40 वर्ष लगेंगे। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव जेटली जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मुझे बताइए कि तीसरी बार अन्नदाता जो है वो दिल्ली तक पहुंचा है, आपके दरवाजे तक पहुंचा है, उनकी कुछ सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी? इस बार भी मायूसी लौटेंगे वो? नहीं, इस बार नहीं। किस बार मायूस लौटे हैं आप? तीनों बार। आप ये बताइए कि अगर आपने पिछली बार उनकी मांगे मान ली होती, उससे पिछली बार उनकी मांगे मान ली होती, तो वो अपने घर बार छोड़कर अभी क्यों आए होते दिल्ली? मांगों को लेकर ही आए हैं ना वो। हाँ, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ। आप उनकी मांग देखिए क्या है जी, जिसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। उनकी मांग पहली ये है कि आय से अधिक संपत्ति कह रहा हूँ मैं, कि लागत से ज्यादा मूल्य उनको मिलना चाहिए। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में कहा गया है वो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था, इतना लंबा भाषण, मुझे लगा रेडियो चल रहा है और मैं बीच में नहीं बोल पाऊंगा। तो स्वामीनाथन आयोग के अंदर जो सिफारिशें की गई थी, उन सिफारिशों को किस तरीके से और कब लागू करना चाहिए था? 2005 में था नहीं, ये वादा आपने किया था। जरा सुधार लीजिए। घोषणा पत्र में वादा किया किसानों को का सिर्फ वोट लेने के लिए है। सियासत की फसल आप क्यों जा रहे हैं? आपने वादा किया है ना, उसको आप लागू कीजिए। वही तो देश का अन्नदाता मांग रहा है आपसे। जी चलिए राजीव जी को सुने था। जी राजीव जी जवाब दे दीजिए। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ कि स्वामीनाथन आयोग जब गठित किया गया था उसमें कांग्रेस के जितने मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा हम ये रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। ये मैं कहता हूँ, ये लिखित में है। दूसरी बात, स्वामीनाथन जी ने खुद कहा कि जितने जो सुझाव मैंने दिए थे, जितने बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लागू किए हैं, ये पहले इसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वामीनाथन जी कह रहे हैं। तीसरी बात, किसानों की जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो क्या होती है? अगर वो फसल बोता है, फसल बोने के बाद उसकी फसल मार्केट में बिक जाती है तो वो राहत की सांस लेता है। किसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है अगर वो फसल बोता है और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, उस वक्त पे उसको उस प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उसे उबारना सबसे बड़ी जरूरत होती है। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत लंबा भाषण दिया,
एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। इनसे पूछिए, हमने एक ही प्रदेश, मैं बाकी प्रदेशों की बात नहीं कर रहा अभी, हमने भारतीय जनता पार्टी के एक ही प्रदेश ने पहली प्राकृतिक आपदा में 2100 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में दे दिया। कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा में। सुन लीजिए, हरियाणा, ठीक है। अब मैं इनसे ये कहने, राजीव भाई, कौन सा डाटा कौन सा प्रदेश है, उसी तरह जो जीडीपी का डाटा चल रहा है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपके भारत सरकार के मंत्री कुछ है, प्रधानमंत्री कुछ है, वित्त मंत्री कुछ, और आपके प्रवक्ता कुछ बोलते ही जा रहे तुम तो यार, क्या है यार, तुम रेडियो की तरह शुरू हो गए हो। जी चलिए राजीव जी, बात रखिए। राजीव भाई डिबेट हो रही है। राजीव भाई बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं आप, तुम ताम शब्दों का प्रयोग जरा मोदी जी और अमित शाह जी से मत सीखिए, अहंकारी मत बनिए, इतना अहंकार नहीं पालना चाहिए। आप अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं। चलिए आपसी लड़ाई फिर कभी हो सकती है, फिलहाल हम बहुत ही अहम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। चलिए राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर का मैं एक रुख कर रही हूं। मोहम्मद अजहरुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कारगुजार सदर जो है वो बना दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें तेलंगाना कांग्रेस का कारगुजार सदर मुंतखब कर दिया गया है। क्रिकेटर है मोहम्मद अजहरुद्दीन, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है कांग्रेस की तरफ से। तेलंगाना कांग्रेस का कारगुजार सदर उनको मुंतखब कर दिया गया है। मुरादाबाद से वो एमपी रह चुके हैं। तेलंगाना में इलेक्शंस होने हैं, 7 दिसंबर को वहां पर वोटिंग होनी है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। हालांकि बहुत दिन से हम उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इस तरह की ये जिम्मेदारी दी गई है। और फिलहाल फारूक अब्दुल्ला यहाँ किसानों के मार्च में मौजूद हैं और उन्हें खिताब कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं। वहां खून की जरूरत पड़ी होगी और जब खून उसके रग में जा रहा है, क्या उसके वो जो साथ होते हैं या जो मरीज है, क्या ये पूछता है डॉक्टर से कि ये खून की बोतल जो है ये किसी शेड्यूल्ड कास्ट की है, किसी मुसलमान की है, किसी हिंदू की है, किसी सिख की है? बल्कि ये कहता है डॉक्टर साहब इसको एक और बोतल चढ़ाइए, ये ठीक हो रहा है। मगर जो ही अस्पताल से निकलते हैं वो हिंदू भी बन जाता है, मुसलमान भी बन जाता है, सिख और ईसाई भी बन जाता है, मगर वो हिंदुस्तानी नहीं बनता। हिंदुस्तान हम सबके लिए है, याद रखिएगा। भारत हम सबकी जान है और अगर हम इस भारत को मजबूत नहीं करेंगे तो हम लोग उनसे जवाब नहीं दे सकेंगे जिन्होंने अपने प्राण इस वतन के लिए दिए। चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला को किसानों के मार्च में पहुंचे हुए हैं और लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से अन्नदाता वो नाराज है, लगातार वो अपने मुतालबात को रख रहा है, लेकिन उनकी मांगों को उस तरह से सुना ही नहीं जा रहा है। डॉक्टर नदीम को मैं इस डिबेट में का हिस्सा बनाना चाहूंगी। डॉक्टर नदीम, आप किस तरह से इन तमाम चीजों को देख रहे हैं? एक तरह का गुस्सा जो है वो अलग तरह का किसानों को देखने का मिल रहा है और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जिन बातों को वो रख रहे हैं उन्हें सुना नहीं जा रहा। लेकिन हम ये देखते हैं कि चाहे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, अलग अलग रियासतों के हम चीफ मिनिस्टर्स की बात करें, बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो दावे ही नजर आते हैं। हमें आजाद हुए तकरीबन 70 साल से ज्यादा हो गए जी, मगर कितने अफसोस का मकाम है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क जिसकी अर्थव्यवस्था यानी मईशियत ही काश्त के ऊपर निर्भर थी, मुनहसर थी, वहां पर इस काश्तकार को आज इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं कि बार बार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली और पार्लियामेंट का रुख करना पड़ रहा है। अभी 2 महीने पहले ही किसान आए थे। यहाँ एक बात ये भी हमें देखने की जरूरत है कि हर लीडर को या हर बड़े आदमी को अपने आप को किसान का बेटा कहलाने का तो शौक है, क्योंकि उससे एक बड़ा वोट बैंक उसे मिल जाता है या उसकी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। लेकिन इस जानिब जब ये मामला निपट जाता है तो तवज्जो बिल्कुल भी नहीं दी जाती और भूल जाया जाता है कि देश का किसान जो कि हमें अन्न उगाकर दे रहा है, कितनी मेहनत और मशक्कत कर रहा है, हमारे तई उसके लिए कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। किसान, अगर देश का किसान सड़कों के ऊपर है तो हमारे लिए निहायत ही अफसोस और शर्म की बात है। हमें ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हम मुल्क को किस जानिब और किस सिमत ले जा रहे हैं। बार बार राजनीति होती है, अलग अलग पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करती हैं, लेकिन
इसकी जो असल वजह है उसके ऊपर किसी की निगाह नहीं जा रही। बिल्कुल। कौन सी पार्टियों ने, आप देखेंगे अगर जब से इलेक्शन होने शुरू हुए हैं 80 के बाद से, हर पार्टी अपने इंतखाबी मंशूर के अंदर किसानों की बात को रखती है, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं हम सब भूल जाते हैं, फिर वही ढाक के तीन पात, किसानों की बर्बादी और बदहाली। आज अगर ये ऐसा हो रहा है और किसान इस कदर मजबूर हो गया है कि उसे इस तरीके से दिल्ली के अंदर फिर आना पड़ रहा है और दिल्ली के अलग अलग 7 रास्तों से आना पड़ रहा है जी। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। जाहिर सी बात है पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल बहुत ही विचारणीय है जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी कई किसानों से बात हुई हमारी, जब उनसे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि अब वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका बेटा किसान बने। ये कितने अफसोस की बात है और शायद इसकी सीरियसनेस को हम जैसे लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर किसान बोएगा नहीं तो हम खाएंगे क्या? और अगर उनकी आगे आने वाली नस्लें किसानी में नहीं जाएंगी तो फिर क्या होगा? मतलब होगा क्या इस मुल्क का, जिसकी मईशत जो है 70% डिपेंडेंट ही खेती पर हो और जिसकी आवाम जो है 70% वो रहती गांव में हो। कभी हमें फक्र हुआ करता था ये कहते हुए। जी देखिए, ऐसा है कि जो खाद्य सुरक्षा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। जिस देश में भुखमरी फैल जाए या जो अनाज जैसे हम पहले इंपोर्ट करते थे, जिसको शिप टू माउथ कहते थे कि शिप में से अमेरिका से आता था और हमारे पेट में जाता था, उसके बाद हरित क्रांति हुई, किसानों ने मेहनत किया और 5-6 गुना हमने खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया। यदि किसान खेती से विमुख हो गया, हट गया, तो कहीं ना कहीं दोबारा से खाद्य संकट इस देश में खड़ा हो सकता है। और जिस प्रकार से खेती आज घाटे का सौदा बन गई है, भाई मैं जो कर रहा हूं मुझे लॉस, जो कर रहा हूं मुझे लॉस, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। एनसीआरबी का आंकड़ा है कि पिछले 20-25 सालों में लगभग 3.5 लाख किसान इस देश में आत्महत्या कर चुके हैं। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है? इसके पीछे एक कारण और है। एक तो यह है कि जो सही कीमत मुझे मिलनी चाहिए अपने फसल की वो नहीं मिलती है। दूसरा, मेरा जो खर्चा है, लागत है, वो लगातार बढ़ी है। इसमें 3 उदाहरण मैं दे देता हूं इस सरकार के दौरान क्या हुआ है। एक तो कच्चा तेल जो $30 तक गिर गया था, उसके अनुपात में इन्होंने जो है डीजल के प्राइस कम नहीं करे, जो बहुत बड़ी इनपुट होती है हमारे। जाहिर सी बात है, ट्रैक्टर दूसरा जी ट्रैक्टर है, डीजल पंप है या कटाई की मशीनें हैं, वो तमाम जो है डीजल से चलती है, पहली बात। दूसरा, इसी प्रकार जिस तरह कच्चा तेल नीचे जाता है तो खाद के रेट भी नीचे जाते हैं, क्योंकि खाद में जो है कच्चे तेल से निकलने वाले कई माल लगते हैं खाद बनाने में। तो खाद के रेट भी हमारे यहाँ आधे हो गए थे, लेकिन इन्होंने कोई राहत नहीं दी। उल्टा हमारे जो है जो बिजली है उसके रेट बढ़ा दिए गए। तो एक तरफ हमारा ऊपर का जो टॉप लाइन है, यानी कि जो हमारी जेब में आता है वो बढ़ नहीं रहा है, नीचे से हमारी लागत बढ़ती जा रही है, तो हम दब गए इसमें। ये कहीं ना कहीं गलत जाहिर सी बात है, चारों तरफ से दबता जा रहा है किसान, और जो इक्विपमेंट्स भी वो खरीद रहा है उस पर भी जीएसटी लगती है, उस पर भी जीएसटी लगाई जाती है, वो तक भी उसके ऊपर से नहीं हटाया गया है। तो चौतरफा मार से वो घिरा हुआ है और यही वजह है कि बार बार वो अपनी तमाम चीजें, अपना घर बार खेती सब छोड़कर दिल्ली में आ जाता है, ये एक उम्मीद लगाकर कि शायद सोई हुई सरकार जो है, बहरी सरकार जो है, वो जागेगी और उनकी कोई बात सुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हिंदुस्तान की उम्मीद।